देवेंद्र फडणवीस जी अब आए मंच पर, आपका स्वागत है। एक बरस पूरे हो गए देवेंद्र फडणवीस जी। हमने जो क्लिप देखी आपकी सरकार की, उसमें आपने शुरुआत ही कहा इस बार उत्सव नहीं संवाद। कितना खर्च आएगा संवाद बनाने में? अभी तक तो कोई खर्चा नहीं आया, और संवाद का मतलब इतना ही है कि हमने क्या किया है वो लोगों को जाकर बताएंगे। और मैंने पिछले 15 दिनों में लगातार अलग अलग माध्यमों का उपयोग करके लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया है। हमारे सारे मंत्री ये भी इस बात को कर रहे हैं, और इस निमित्त से हमेशा जो कोई बड़ा एक एड कैंपेन चलता है और हमने एक सेलिब्रेशन होता है, वो न करते हुए जो हमारी स्कीम्स है उसको अलग अलग माध्यमों से हम जनता तक पहुंचाएंगे। संवाद सरोकार से पैदा होता है, और सरोकार का मतलब ये होता है कि सामने वाला भी कुछ बोले। हमने देखा कि आप ही सिर्फ बोल रहे थे, लगभग 8 मिनट तक आप ही बता रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में सत्ता सिर्फ आपकी है? देखिए, महाराष्ट्र में सत्ता ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की है, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया है और इसलिए इसमें मैं बोल रहा था। अब जब दूसरों को बुलाएंगे तो वो भी बोलेंगे। तो इसका मतलब एक ये मान लिया जाए कि आपकी धारा अलग है और शिवसेना की धारा अलग है? क्यों धारा अलग होगी जी? देखिए, 2 अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों के विचार, आचार, कार्य पद्धति, इसमें कुछ न कुछ भिन्नता है। अगर सारी चीजें सरीकी होती तो 2 पार्टियां क्यों होती, एक ही पार्टी होती। लेकिन आज हमें जो मैंडेट मिला है दोनों पार्टियों को, वो कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ मैंडेट मिला है। हमें 20 सीटें कम मिली, अगर 20 सीटें हमें मिलती तो केवल हमारा मैंडेट चलता। लेकिन जब 20 सीटें कम मिली है तो कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ उनको भी मैंडेट मिला है, और जनता ये चाहती है कि चूंकि उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ मैंडेट दिया है तो हम दोनों साथ में आकर महाराष्ट्र में सत्ता चलाए, वही हम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सत्ता में रहते हुए कोई गैरकानूनी तरीके से कुछ भी करे, लेकिन वो आपके साथ खड़ा है तो आप खामोश रहेंगे? क्यों खामोश रहेंगे जी? कोई हमारा साथी हो या हमारा अपना भी हो, अगर गैरकानूनी काम करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही। क्या कार्रवाई हुई? जिन्होंने सुनील कुलकर्णी के चेहरे पर कालिक पोत दिया। क्या कार्रवाई हुई? जिन्होंने कि षणमुगम हॉल में आयोजकों से कहा कि ये कार्यक्रम ना करें और राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा न दे पाई, कि आप कीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि सुधींदु कुलकर्णी जी को जिन्होंने कालिक पोती, उनको अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर उनको प्रोसिक्यूट किया गया, उनको जेल में भी डाला गया, बाद में उनकी बेल हुई। दूसरा यह है कि जहां तक गुलाम अली जी का सवाल है, उनके कार्यक्रम को जिन्होंने आयोजित किया था वो आयोजक ही बैकआउट हो गए। हमने तुरंत उनसे संपर्क साधा और हमने उनको कहा था कि हम पूरी सुरक्षा आपको देने को तैयार है, पर जब तक हम संपर्क करते उनसे, उससे पहले ही उनमें से एक आयोजक ये किसी से संबंधित था, उनके साथ वो चले गए और उन्होंने वहां जाकर खुद अनाउंस कर दिया कि हम बैकआउट हो रहे हैं, हमको ये कार्यक्रम नहीं करना है। हमारा तो आज भी मानना है। देखिए, गुलाम अली जी को आप किसी बंधन में नहीं बांध सकते, वो एक कलाकार है। और वो यहाँ क्यों आ रहे थे? जगजीत सिंह जी को एक प्रकार से श्रद्धांजलि देने के लिए वो आ रहे थे, और ऐसे समय इस कार्यक्रम में उनको किसी देश का, किसी धर्म का इस प्रकार से ब्रांडिंग करना ये बिल्कुल ठीक नहीं था। और इसलिए हमारा आज भी मानना है कि गुलाम अली जी को अगर कोई उनका कार्यक्रम मुंबई में, महाराष्ट्र में आयोजित करना चाहता है तो हम उसके लिए पूरी सुरक्षा देंगे। नहीं, मैसेज ये जा रहा है कि आप महाराष्ट्र के सीएम जरूर हैं, लेकिन मुंबई के नहीं हैं। देखिए, महाराष्ट्र हो या मुंबई हो, इसमें हमारी सरकार का ही राज चलता है या दूसरी सरकार नहीं चलती। आपकी सरकार में आप बार बार एक सवाल, हमारा सवाल गुलाम अली को लेकर नहीं है, सिर्फ इतना सवाल है कि कोई शख्स कुछ करना चाहता है और सत्ता ही अगर आतंक फैलाने लगे
तो साथ खड़ा हुआ मुख्यमंत्री कहता है बहुत भोलेपन से कि जनाब हम तो सुरक्षा दे सकते थे, अब कार्यक्रम रद्द करने वाले ने रद्द कर दिया तो हम क्या करें। देखिए, मैं आपको दोष दूंगा इस बात के लिए। देखिए, कोई भी घटना होती है तो उस घटना को आप इतना बड़ा बनाते हो। देखिए, अब ये जो गुलाम अली जी की घटना है, इस घटना में बिल्कुल गलत बात हुई है। इस कार्यक्रम को रद्द नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद आपने इस बात को भी उतना ही महत्व देने की आवश्यकता थी कि जो कार्यक्रम कसूरी जी का यहाँ मुंबई में हुआ, देखिए कसूरी जी के सारे बातों से हम बिल्कुल सहमत नहीं है, हम उसको एंडोर्स भी नहीं करते, पर राजनयिक पासपोर्ट पर कोई राजनयिक अगर हमारे यहाँ आता है तो उसको सुरक्षा मुहैया करना ये हमारा कर्तव्य है, और वो हमने करके दिखाया। और मुंबई में पूरी सुरक्षा के साथ सारे लोग उस कार्यक्रम में हाजिर थे। उस बुक का जो पब्लिकेशन करना था वो हमने करके दिखाया। और इसलिए सवाल ये नहीं है, सवाल राजधर्म का होता है। कसूरी जी से हमारे जो विवाद है, पाकिस्तान से हमारे जो विवाद है, वो उचित फोरम पर हम रखेंगे। आवश्यकता पड़ेगी, लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी तो लड़ाई भी करेंगे। लेकिन जब हमारी परंपरा में और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के हिसाब से कोई भी राजनयिक हमारे यहाँ आता है तो उस राजनयिक को सुरक्षा देना हमारा राजधर्म है। वो आदमी हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, और वही काम हमने किया, लेकिन उसको जितनी तवज्जो देनी चाहिए वो नहीं दी गई। नहीं, हम सवाल सिर्फ उस राजधर्म का ही कर रहे हैं जो आपको निभाना चाहिए, क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर आहत है आपके राज्य में और वो भी मुंबई जैसे शहर में, तो इसलिए हमारा ये सवाल है कि सत्ता के दो चेहरे, एक कहता है हम नहीं मानेंगे, आप कहते हैं जनाब हम तो मानते हैं और हमारी ऐसी सोच है, लेकिन दोनों दो पार्टियां, इसलिए चलेगा। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जनता एक जवाब आपसे चाहती है कि एक ही सत्ता में रहते हुए शिवसेना भी सत्ताधारी है, पुलिस उसकी भी सुनेगी, आपकी भी सुनेगी। एक कहता है हम ये करेंगे, आप कहते हैं ठीक है हमारा विरोध है इससे। देखिए, पुलिस पार्टियों की नहीं सुनती, पुलिस सरकार की सुनती है, पुलिस गृह मंत्री की सुनती है, पुलिस मुख्यमंत्री की सुनती है, पुलिस कैबिनेट की सुनती है। और इसलिए आप एक बात ध्यान में रखिए, भले ही शिवसेना हमारी साथी पार्टी है, लेकिन जिस समय घटना घटी हम पीछे नहीं हटे। तुरंत उसी दिन हमने सब लोगों को अरेस्ट किया और हमने साफ शब्दों में कहा ये नहीं चलेगा, कार्यक्रम होकर रहेगा, और कार्यक्रम हुआ। सरकार अपना काम करती है, पार्टियों की अपनी सोच होती है, पार्टियां अपने तरीके से काम करती है। अगर वो डेमोक्रेटिक तरीके से काम करेगी तो हमको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कानून हाथ में लेगी तो जो कानून में उसके ऊपर दंड करना है, जो उसमें एक्शन लेना है, वो हम लेंगे। शिवसेना सरकार है या पार्टी है? शिवसेना ये पार्टी है, उनके मंत्री जो हमारी सरकार में है वो सरकार का पार्ट है। बीजेपी के जो नेता मंत्री नहीं है वो बीजेपी के हैं, वो सरकार के साथ नहीं है? सरकार के साथ है, लेकिन वो सरकार नहीं है। सरकार एक संवैधानिक इस प्रकार की व्यवस्था है, अगर कल चलकर कोई बाहर का हमारे पार्टी का भी आदमी ये कहने लगे कि मैं सरकार हूं, नहीं जी, उसके पार्टी की सरकार है, वो सरकार नहीं है। और उसके पार्टी के जिन लोगों ने संविधान के तहत शपथ ली है वो सरकार है, जिन्होंने शपथ नहीं ली वो सरकार नहीं हो सकते। वही सवाल उठाते हैं सरकार चलाने को लेकर। आपने दिखाया भी कि टोल फ्री का वादा तो किया गया था, टोल फ्री पूरे महाराष्ट्र में हुआ नहीं है अभी। देखिए, महाराष्ट्र में 2 टोल छोड़कर सारे टोल पर हमने सामान्य व्यक्ति को पूरे तरीके से टोल फ्री कर दिया। 70% व्हीकल्स, ये छोटी व्हीकल्स जाती थी और 30% कमर्शियल व्हीकल्स जाती थी, जो बड़ी व्हीकल्स थी। उन 30% को हमने कोई छूट नहीं दी, लेकिन 70% व्हीकल्स को हमने पूरी छूट दे दी। महाराष्ट्र के 2 टोल छोड़ दिए तो 64 टोल पर अब किसी भी व्यक्ति को टोल नहीं देना पड़ता। तो हम ये कहें कि महाराष्ट्र टोल फ्री हो गया है? सामान्य आदमी के लिए तो हो गया, लेकिन अगर आपके वही सरकार के साथी कहते हैं टोल फ्री नहीं हुआ है तो वो चले जाए अपनी गाड़ी लेकर और बिना टोल दिए निकल जाए, कोई उनको मांगेगा नहीं। और उधर ही मारपीट हो जाती है टोल से निकलते। क्यों होगी जी? जब मांगेंगे ही नहीं तो टोल पे मारपीट क्यों होगी? मांगने नहीं वाला कोई। एक वादा आपने और किया था, कृषि मूल्य निर्धारित होगा, जहां तक हमें याद है इलेक्शन से पहले, वो भी नहीं हो पाया। देखिए, कृषि मूल्य आयोग ये महाराष्ट्र में हम लोग गठित कर रहे हैं।
अभी कृषि मूल्य समिति गठित की है, लेकिन उसको कानूनन दर्जा हम देना चाहते हैं और आयोग का दर्जा देना चाहते हैं। किंतु उसमें एक हम लोगों को तकलीफ ये है कि कृषि मूल्य आयोग हमने तैयार करने के बावजूद भी, चूंकि केंद्र के कानून में केंद्र का कृषि मूल्य आयोग होता है और वो कृषि मूल्य आयोग दरअसल कृषि के दाम निर्धारित करता है, राज्य नहीं करते। तो हमारे कृषि मूल्य आयोग को रिकमेंडेटरी पावर होगी और एक कानूनन तैयार किया हुआ आयोग अगर केवल रिकमेंड करेगा तो उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और इसलिए हमने उसमें पहल नहीं की। लेकिन आज भी कृषि मूल्य समिति है, जो समिति हमारे यहाँ पर इनपुट कॉस्ट क्या है, ये सारी चीजों के ऊपर विचार करके हर साल हर चीज का दाम क्या होना चाहिए, कृषि उत्पाद का दाम क्या होना चाहिए, इसका रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेजती है। इसका मतलब है हम यह भी कह दें कि कृषि मूल्य आयोग काम कर रहा है जी, कृषि मूल्य आयोग जो आपने बनाने का वादा किया था वो भी बन गया है, हम ये भी मान लें? नहीं, समिति बनी है, अभी आयोग बना नहीं है, उसको कानूनन दर्जा हमको देना है। एक ये काम नहीं हुआ है, एक ये काम नहीं हुआ है जो आपने वादा किया था। लेकिन उससे चीजें अभी रुकी नहीं है, केवल उसको कानूनन दर्जा नहीं दिया गया है जो हमको देना है। 2012 में जब इकोनॉमिक सर्वे आया था और उसमें महाराष्ट्र में सिंचाई स्कैम का जिक्र हुआ था, तो हमें याद है कि आपका भाषण बड़ा प्रभावशाली था विधानसभा के भीतर में, और संयोग से ज़्यादातर सिंचाई योजनाएं जो थी वो विदर्भ से ही जुड़ी हुई है, चाहे वो घोसी कुर्द का मसला हो, लोअर वर्धा का मसला हो, सारी स्थिति थी। और आपने आंकड़े फिर 70,000 करोड़ के बताए थे। 365 दिन तो काफ़ी होते हैं। जिन बातों का जिक्र किया गया उनके जो आरोपी थे उन्हें जेल तक पहुंचाने में, देखिए इसमें पूरे जोरों से सारी तफ्तीश चल रही है और अगर आप देखें तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, क्योंकि जिस गोसी खुर्द का आपने उल्लेख किया उस गोसी खुर्द पे एक कमेटी मेंढीगिरी की बैठाई थी। अगर उसका अहवाल हम देखें तो उसमें इतने मोटे मोटे 9 वॉल्यूम्स है और इसलिए अभी अलग अलग प्रकार के जो इंक्वायरीज है वो चल रही है। कुछ में गुने दाखिल हो चुके हैं, कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है और जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी भी इंक्वायरीज बड़ी तेजी के साथ चल रही है। समय इसलिए लगता है कि ये बड़ा टेक्निकल काम है और टेक्निकल कामों में अगर हम लोग केवल पब्लिसिटी के लिए बिना सारे कागज जुटाए अगर कार्रवाई कर देंगे तो वो कार्रवाई ठीक नहीं होगी। और इसलिए आप देखिए हमने किसी को स्पेयर नहीं किया है। अभी महाराष्ट्र सदन के स्कैम में भुजबल जी के ऊपर एफआईआर हो चुका है और अभी अभी आपने देखा होगा कि इरिगेशन स्कैम में श्री अजित पवार जी और श्री सुनील तटकरे जी इनकी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। उसी में जो प्राइमा फेसी कॉन्ट्रैक्टर्स और अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है और इसलिए मसला बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। और मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि चाहे जो हो जाए, जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार हुआ है, जो भी चाहे कितना भी बड़ा हो उसके ऊपर कार्रवाई होकर रहेगी। इसका मतलब यह है कि जब आप विपक्ष में थे उस समय का भाषण जो आपका था, उस समय आपने कहा था बहुत ही पारदर्शी है, शीशे की तरह नजर आता है सिंचाई घोटाला। आपने जो कहा था विधानसभा के भीतर में और अभी तुरंत जो आपने कहा ये मामला टेक्निकल है, दोनों में अंतर क्या है? हमको लगता है लोगों को जानना चाहिए। नहीं, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है जी। देखिए सर, एक मिनट, मैं आपको आपने जो कहा था गोसी खुर्द 1982, उस समय इसकी कीमत जो थी 372 करोड़ थी, आज ये बढ़ते बढ़ते 14,000 करोड़ हो गई है। चंद्रपुर सिंचाई योजना 204 करोड़ थी, बढ़ते बढ़ते हजारों करोड़ में चल गई है। लोअर वर्धा 1981 में उस समय 48 करोड़ कीमत थी, आज ये 2,356 करोड़। आपके भाषण का हिस्सा है जो हम अभी बता रहे हैं आपको। वैन गंगा यवतमाल 92 करोड़ कीमत थी, ये 190 करोड़ कीमत थी, बढ़ते बढ़ते 54,000 करोड़ पहुंच गई, 92 में था। बुल्डाना का आपने जीगांव का जिक्र किया। 10 योजनाओं का जिक्र आपने करते हुए कहा बहुत ही पारदर्शी है और इन लोगों को तो बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, आज भी मेरा यही मानना है। और इसमें मूल रूप से जैसे गोसी खुर्द का विचार करें या अन्य परियोजनाओं का विचार करें, किया क्या है? 1 रुपए का काम है, 1 रुपए का काम का टेंडर समझिए 100 रुपए का काम है तो 125 रुपए का आया।
अब 125 रुपए का टेंडर यानी 25% अबव ये नहीं दिया जा सकता, 5% से ज़्यादा का अधिकार नहीं है, तो पोस्ट टेंडर एस्टिमेट ही अपडेट कर दिया है और एस्टिमेट को 120 तक लाया है और उसके बाद सीधे सिग्नेचर करके उसको दिया गया है। और यही हर एक टेंडर में जहां जहां ये हुआ है इसकी तफ्तीश शुरू हुई। पहले फेज में क्या हुआ, पहले फेज में जो इंजीनियर्स है जिन्होंने इसके ऊपर सिग्नेचर किया है उनको हमने सस्पेंड किया, उनमें से कुछ अरेस्ट हुए। दूसरे फेज में क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके ऊपर कार्रवाई हुई। अब तीसरे फेज में जो इसको जिन मिनिस्टर्स ने और जिन पदाधिकारियों ने संरक्षण दिया है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये सारे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग ये इसका एक एस्पेक्ट है। 800 करोड़ रुपया सीधा एक कॉन्ट्रैक्टर के खाते से निकलता है और किसके खाते में जाता है वो दिखाई नहीं पड़ता। तो उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग का जो एस्पेक्ट है वो भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देख रही है, वो राज्य सरकार नहीं देख सकती, लेकिन उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये हमने सौंपा है और मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट भी उसमें से निकल रहा है। तो ये सारे सबूत, ये सारी लिंक्स, ये सारी कड़ियां ये जुड़ रही है और जैसे ये कड़ियां जुड़ जाएगी आपके मन में जो है वो हो जाएगा। नहीं, हमारे मन में इसलिए है क्योंकि हमें याद आ रहा है जब ये आप कह रहे हैं, विलासराव देशमुख राज्य के मुख्यमंत्री थे और सिंचाई को लेकर हमने ही उनसे ये सवाल किया था और उन्होंने विधानसभा के भीतर जो भाषण दिया था वो भाषण की कॉपी आज भी वहां पर मौजूद होगी। आपने अभी जो बात की उन्होंने ठीक इसी तरीके से बताया था, कितने कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने पकड़ा है, जो टेंडरिंग हो रही है देखिए अगर उसमें गड़बड़ी हुई है, उसमें कुछ नाम का भी जिक्र किया था, हमने बताया था कुछ पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, बोले बिल्कुल कार्रवाई होगी। हम खाली ये सोच रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जो विदर्भ को अलग राज्य बनाना चाहता है और सिंचाई योजना के घोटाले ने विदर्भ को कंगाल बना दिया है, वो शख्स क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रहा है? देखिए विलासराव जी ने क्या कहा ये तो मैं नहीं जानता, पर इस राज्य का इतिहास मैं इतना ही बता सकता हूँ, इससे पहले कभी भी कार्रवाई हुई नहीं। ये पहला मर्तबा है जब कार्रवाई की शुरुआत हुई है और चीफ इंजीनियर के लेवल के लोग ये जेल जा रहे हैं और इस कार्रवाई में कॉन्ट्रैक्टर्स 2 महीने से जेल में है और ये सारा एक बार रैकेट जो है इसकी कड़ियाँ एस्टेब्लिश हो जाएगी तो इसमें कोई भी नहीं बचेगा। उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। सरकार इस मामले में किसी को भी बचाएगी नहीं, जिन्होंने गलतियां की है उनको भुगतना ही पड़ेगा। 25,000 गांव सूखे से प्रभावित थे जब आपकी सरकार नहीं थी। आपकी सरकार आई तो उन्हीं 25,000 में से 14,000 गांव सूखे हैं, कोई परिवर्तन नहीं आया है। आपने अभी हम सुन रहे थे जब आपने अपने राज्य की उपलब्धियों का जिक्र किया कि एक भी किसान मरता है तो नींद नहीं आती है। 365 दिन से ज़्यादा किसान मरे हैं, 1000 पार कर गए, आप तो एक दिन भी नहीं सोए होंगे। देखिए बिल्कुल सही बात आपने कही है, मैं नहीं सोता, मुझे नहीं आती नींद। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 24,000 गांव में सूखा है। क्यों है ये? देखिए अगर हम महाराष्ट्र की ओर देखें तो देश में जितनी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बनी उसमें से 40% सिंचाई परियोजनाएं ये महाराष्ट्र में है, लेकिन फिर भी 82% महाराष्ट्र सूखा है। 82% ड्राई लैंड फार्मिंग महाराष्ट्र में होता है और इसके लिए हमने जब महाराष्ट्र की टोपोग्राफी का, हाइड्रोलॉजी का, जियोलॉजी का अभ्यास किया और जिन्होंने जल संधारण में, वाटर कंजर्वेशन में अच्छा काम किया है उन लोगों से बातचीत की, चाहे वो अन्ना हजारे जी हो, चाहे पोपटराव पवार जी हो या फिर राजेंद्र सिंह राणा जी हो जिनको जल पुरुष कहा जाता है, तो हमने ये तय किया कि सूखे से अगर हमको निपटना है तो इसमें बहुत सस्टेन्ड एफर्ट लगेगा। आप भी इस बात को मान सकते हैं कि इतना बड़ा सूखा ये अचानक तो दूर नहीं हो सकता और इसलिए हमने एक जलयुक्त शिवार की योजना शुरू की जिसमें विकेंद्रित वाटर स्ट्रक्चर्स, डिसेंट्रलाइज्ड वाटर स्ट्रक्चर्स वाटर कंजर्वेशन के माध्यम से करने का हमने निर्णय लिया। 6,200 गांवों में हमने ये काम पहले साल किया। कुल हम लोग हर साल 5,000 गांवों को लेना चाहते हैं और इन 6,200 गांवों में 1,20,000 स्ट्रक्चर्स हम तैयार कर चुके, 35,000 स्ट्रक्चर्स पे काम चल रहा है और इसमें 24 टीएमसी पानी हमने जमा कर लिया और 24 टीएमसी पानी का मतलब यह है 6 लाख हेक्टेयर
सिंचाई जिसमें से तैयार होती है। और इसको हम कंपेयर करें तो 6 लाख हेक्टेयर सिंचाई तैयार करने के लिए पिछली सरकार को 5 से 7 साल लगते। इसमें 7 से 8 हजार करोड़ रुपया ये एस्टिमेटेड कॉस्ट होती, 15 से 16, 14 से 15 हजार करोड़ रुपया एक्चुअल कॉस्ट होती। ये काम केवल 1400 करोड़ रुपए में हमारी सरकार ने 9 महीने में किया, क्योंकि 1 साल में से 3 महीने तो इसके प्लानिंग में गए। और 300 करोड़ रुपया लोगों ने, जनता ने हमको दिया। और मैं ये बताना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतनी बड़ी जन भागीदारी जनता की, किसानों की, इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। देखिए, राजेंद्र सिंह राणा जी, जिनको हम जल पुरुष कहते हैं, उन्होंने स्टॉकहोम के वाटर कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि महाराष्ट्र की ये परियोजना ये गेम चेंजर है। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, अब नए 5000 विलेजेस हम ले रहे हैं। और मैं स्वयं गया था, कल मैं परसों सांगली जिले का जिसको हम ड्रॉट प्रोन एरिया कहते हैं, जो पिछले 50 साल से ड्रॉट में है, उस एरिया में मैं गया था। और वहां पर पडड़कर वाड़ी जैसे एक गांव में जब मैं गया, वहां पर उन्होंने 11 किलोमीटर का एक नाला जो है उसका वाइडनिंग और डीपनिंग किया। और जिस समय उन्होंने कहा कि आप आइए और जल पूजन कीजिए, मैं जल पूजन के लिए गया तो एक उसमें मोटर बोट उन्होंने लाकर रखी थी और मेरे पीछे लगे कि इसके ऊपर आपको 11 किलोमीटर हम घुमाना चाहते हैं। मैंने कहा मैं उसमें घूमूंगा नहीं। पर कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पानी की बूंद लोग नहीं देखते थे, आज लोगों के और सरकार की सहभागिता से वहां पर पानी हमको दिखाई पड़ता है। अनेक ऐसे गांव है और हमने तो अब ये तय किया है, हर गांव का हमने वाटर बजटिंग किया है। और जो गांव वाटर न्यूट्रल होगा या वाटर जिसमें आवश्यकता से ज्यादा होगी, उसको हम जलयुक्त गांव करके घोषित करेंगे। और जब हम कहते हैं 20,000 25,000 गांव हमको सूखे से मुक्त करना है, तो उसका मतलब वहां का जो वाटर बजटिंग है या तो वाटर न्यूट्रल होना चाहिए या वाटर सरप्लस होना चाहिए। ये हमारा प्रयत्न है। और मुझे विश्वास है कि 2016 के मार्च तक कम से कम 5,000 गांव हम लोग वाटर न्यूट्रल या वाटर एक्सेस करके दिखाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप गेम चेंजर बनना चाहते हैं भविष्य के लिए। वर्तमान में 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इतने कम रुपयों तक के लिए खुदकुशी हुई है। विदर्भ में ही खुदकुशी हुई है। सवाल सिर्फ इतना है कि जो सरकार कह रही थी कि 1,500 रुपए प्रति हेक्टेयर देंगे फसल बर्बाद होने पर, किसानों तक वो नहीं पहुंच पाया। सवाल जनता के भीतर ये बार बार आता है कि एक मुख्यमंत्री उस इलाके से आता है जहां पर दर्द उसने देखा समझा है, लेकिन इंप्लीमेंट चीजें क्यों नहीं हो पा रही हैं, पैसा उन तक क्यों नहीं पहुंच पाता है। फसल बर्बाद हो गई, पैसा नहीं पहुंच रहा है। आपने नियम बनाया। देखिए, आपके पास बिल्कुल गलत जानकारी है। आपकी जानकारी के लिए सीधे किसानों के अकाउंट में पैसा जमा हुआ है और 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के अकाउंट में 8,000 करोड़ से ज्यादा पैसा आज हमने जमा किया। और इसका अगर आप हिसाब लगाएं तो पुरानी सरकार में 15 सालों में R&R में 13,000 करोड़ रुपया 15 साल में उन्होंने दिया। हमने पहले साल किसानों के अकाउंट में, सीधे अकाउंट में 8,000 करोड़ रुपया दिया है। और इसलिए ये बिल्कुल गलत बात है कि किसानों तक पैसा नहीं पहुंचा। और दूसरी चीज, देखिए, किसानों की आत्महत्या क्यों होती है? 3 चीजें इसके लिए जिम्मेदार है। एक, सिंचाई नहीं मिली। दूसरा, जिसको पानी मिला उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। और तीसरा, ये दोनों चीजें जिसको मिली उसको कर्जा नहीं मिला। आज इस जलयुक्त शिवार जैसी योजना से हम पानी दे रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, 1 साल में हमने 1 लाख किसानों को बिजली दी है। और इनमें से कई किसान ऐसे 5-5 साल पहले उन्होंने पैसा भरा था लेकिन बिजली नहीं मिली थी। किसानों की जो आत्महत्याएं हुई है उनमें कई ने खातों में ये लिखा है कि 3 साल पहले मैंने पैसे भरे, मुझे बिजली नहीं मिली और इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। 1 लाख किसानों को। और हमने तय किया है कि जून 2016 तक महाराष्ट्र में एक भी पेड़ पेंडिंग हम नहीं रखेंगे। जितने पेड़ पेंडिंग है वो सारे काम हम करेंगे। इसमें समय इसलिए भी लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, पुरानी सरकार ने नहीं किया। आज 1 साल में हमने 1,000 करोड़ खर्चा किया, 1,300 करोड़ और दिए और 2,000 करोड़ और हम दे रहे। 4-4.5 हजार करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे, हर एक को हम बिजली दे रहे। तीसरी चीज ये है कि महाराष्ट्र में मूल रूप से किसानों को जो कर्जा मिलता था वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों से मिलता था।
और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स यहाँ पर स्ट्रांग होने से गांव में नेशनलाइज बैंक्स या कमर्शियल बैंक ये गई नहीं। सारा व्यवहार ये सहकारिता के माध्यम से होता था। दुर्दैव से पिछले 5-7 सालों में जो सरकारी पार्टी थी उनके नुमाइंदों ने राज्य के 12 जिला बैंकों को खाया। इतना भ्रष्टाचार उसमें हुआ कि आज वो बैंकें कर्जा दे नहीं सकती। हमने पैसा दिया बैंकों को इस बार कि आप कर्जा दीजिए, फिर भी वो बैंकें कर्जा नहीं दे पाती। और आप एक बात मानेंगे कि एक इंस्टीट्यूशन जब कोलैप्स होता है तो एक दिन में वहां पर बाकी बैंकें हम खड़ी नहीं कर सकते। फिर भी हमने लगातार प्रयास किया कि किसानों को कर्जा मिले। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 3-4 सालों में जितने किसानों को कर्जा मिला हमने आंकड़े से दिया, इस साल उससे 1.5 गुना ज्यादा किसानों को, जबकि 12 बैंकें लोन बांटने के लिए तैयार नहीं थी, उनके पास लिक्विडिटी नहीं थी। उसके बावजूद हमने नेशनलाइज बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को, लीड बैंकों को पीछे लग के वहां कार्यक्रम लिया और 1.5 गुना किसानों को हमने कर्जा दिया। अब कुछ चीजें हमारे भी हाथ में नहीं होती। इस बार निसर्ग का प्रकोप हमारे ऊपर ज्यादा हुआ और पिछले साल महाराष्ट्र में कम से कम 88% एवरेज रेनफॉल का 88% रेनफॉल हुआ था। इस बार महाराष्ट्र में 60% एवरेज रेनफॉल हुआ है और इसलिए हमारे सामने चैलेंज बढ़े। इतना जब 60% होता है तो उसका अर्थ समझ लीजिए। लेकिन फॉर्चुनेटली जहां पर हमने जलयुक्त शिवार के काम किए थे 60% रेनफॉल हुआ। कई जगह ऐसी है 4 दिन बारिश आई लेकिन आज भी वहां पर पानी है और इसलिए हमारा और किसानों का कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ रहा है। और इस काम को अगर हम पूरा करेंगे, पानी देंगे, सिंचाई देंगे, कर्जा देंगे, तो हमारे किसान को किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो किसान हैं वो पिछले कई सालों से कैश क्रॉप लेते हैं। कई कपास होता है, कई सोयाबीन होता है, कई गन्ना होता है। और इस कैश क्रॉप को लेने के चक्कर में हमारे किसानों ने अपने घर के लिए भी वो जो गेहूं या चावल लेते थे, थोड़ा सा पोर्शन में अपने घर लायक वो लेते थे, वो भी धीरे धीरे बंद कर दिया। और आज अवस्था ये होती है कि एक दिन अचानक बारिश आती है या एक बार बारिश ही नहीं आती और उनका क्रॉप समाप्त हो जाता है, हाथ में पैसा नहीं होता और घर में खाने को अनाज नहीं होता, क्योंकि अनाज उन्होंने उसकी उगाई नहीं की होती। लेकिन हमने ये तय किया किसान को इस हालत में नहीं रखेंगे और हमने सारे किसानों को एक फूड सिक्योरिटी योजना में लाया जिसमें 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं हम देते हैं। और इसलिए आज आप गांव में जाकर देखिए कोई भूख से मर नहीं रहा है। किसान से पूछिए तो वो कहता है कि किसान के सामने ये सवाल है देवेंद्र फडणवीस जी, उससे पूछिए तो कहता है ऊपर इंद्र भगवान है, नीचे साहूकार है। आप साहूकार का जिक्र ही नहीं करते हैं। कम से कम आज इस मंच से ऐलान कर दीजिए कि इस किसानों को जो साहूकारी के धंधे में घेरे हुए हैं उसमें अगर कोई भी पॉलिटिशियन होगा तो उसको हम जेल भेज देंगे, ये तो ऐलान कर दीजिए। बिल्कुल निश्चित साहब। और हमने तो नहीं, आप बोल दीजिए ना कि पॉलिटिशियन अगर साहूकार के रूप में है, पॉलिटिशियन क्या, कोई भी अगर अवैध तरीके से साहूकारी कर रहा है, कोई भी जो कानूनन बिना लाइसेंस के कर रहा है या लाइसेंस ले रहा है लेकिन बावजूद उसके उसको जितने ब्याज पर देना चाहिए, जिन टर्म्स एंड कंडीशन